गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का इस नए सत्र में। और आज से हम फिजिक्स जो है वो 11th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम लोग नए जोशो और जुनून के साथ 11th को स्टार्ट करते हैं। और 11th में जो हम आज सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को बताएंगे वो होगा वेक्टर। और बहुत मज़ा आएगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही आसान चीज़ है वेक्टर और हम इसे बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो जुड़ जाइए। श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा यूट्यूब चैनल हमारा मौजूद है यूट्यूब पर, और हम चीज़ों को अब कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं कि वेक्टर होती क्या है। और जैसा कि हिंदी से सीधा साधा शब्द से ही मालूम चल रहा है, सदिश मतलब दिशा के साथ, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिटेल और कुछ चीज़ ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर होता क्या है। सदिश वेक्टर क्वांटिटी या बोल दीजिए आप सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तथा जो सदिश के योग के नियमों का पालन करें। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तथा जो सदिश के योग के नियमों का पालन करे, सदिश राशि कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए आप पहले पढ़ते होंगे कि सिर्फ दिशा हो और परिमाण हो तो उसे हम सदिश राशि कह देते थे। लेकिन यह डिफिनीशन पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जिसमें दिशा और परिमाण होने के बावजूद वो सदिश नहीं है। इसका मतलब हमें सदिश के डिफिनीशन को थोड़ा और ब्रॉड करना पड़ेगा, जिससे कि वैसी राशि इसमें ना आए जो जिसमें दिशा और परिमाण होने के बावजूद वह सदिश नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है और उसमें डायरेक्शन भी होती है, लेकिन कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए हमें एक ऐसे डिफिनीशन की ज़रूरत पड़ी जो कि पूरा क्लियर करे उस चीज़ को। तो इसलिए सिर्फ आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कीजिएगा, तब उस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाती, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमने डिफिनीशन में लिखा वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तथा जो सदिश के योग के नियमों का पालन करे। जो वेक्टर के एडिशन के रूल होते हैं उनको वो फॉलो करे। उसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो करे। मतलब उसमें दिशा हो, परिमाण हो और सदिश को, वेक्टर को जो योग के नियम होते हैं, जोड़ने के नियम होते हैं, उनका वो क्या करे, पालन करे, तब वो क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो जैसे एग्जाम्पल में आप सदिश राशि में जानते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग,
बल इत्यादि। और यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ नीचे कि जो विद्युत धारा है उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया वेक्टर का डिफिनीशन, वेक्टर क्या है, और हम उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं। तो हम लिखते हैं सदिश का निरूपण। मतलब हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो नॉर्मली हम लोग वेक्टर को इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के ऊपर एरो रख के दिखाते हैं। क्या रख के दिखाते हैं, एरो। जैसे हम को लिखना है वेक्टर ए, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट का क्या लेते हैं, एक लेटर, और उसके ऊपर क्या दिखलाते हैं, ये एरो देके। तो ये जो सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर ए देते हैं, तो अब इस पूरे चीज को पढ़ेंगे वेक्टर ए, सदिश ए, सदिश ए। मतलब ये एरो दिखाती कि उसमें अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ गई है, डायरेक्शन। या आपको बहुत सारे राइटर में, जैसे कि आप आयरोडॉब की बुक है, उसमें वेक्टर को इस तरह से नहीं दिखाते, उसमें दिखाते हैं बोल्ड फेस लेटर से। एक तरीका है कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के ऊपर आप क्या रख दें, एरो। या दूसरा तरीका है कि आप लेटर को क्या लिखे, बोल्ड फेस। दूसरा तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, बोल्ड फेस लेटर। अब इस बोल्ड फेस लेटर का मतलब क्या हुआ, एक तो हुआ कि आप इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के ऊपर क्या रख दीजिए, एरो। तो ये जो है किसको दिखाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। अब सिर्फ ए नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। और दूसरा तरीका है कि बहुत सारे विदेशी राइटर के बुक में इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को बोल्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया था, तो वह भी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर लेते ए, तो अभी ये बोल्ड नहीं है, इसको बोल्ड कर देते हैं। तो अब जो है इसका लेटर जो था इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर ए, इसका फेस मतलब चेहरा अब क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो यदि वो बोल्ड ना हो तो वो वेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन विदाउट एरो के भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को। तो यहां भी ये क्या है, वेक्टर ए। मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ज्यादातर जगह यही पूरे ऑल इंडिया में यही चलता है कि हम उसके ऊपर क्या रखते हैं, एरो। तो वो दिखाता है वेक्टर ए को। या बहुत सारे इंग्लिश राइटर के बुक हैं, उसमें लेटर को, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को क्या कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है, उसके फेस को। मतलब बोल्ड फेस लेटर, उसके फेस को क्या कर दिया जाता है, बोल्ड। मतलब पूरा एकदम ये बोल्ड नहीं हो गया। तो ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को, और ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमारे पास ये दो तरीका है, जनरली हम इस तरीका का यूज करते हैं वेक्टर को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का। और जैसा कि नॉर्मली हम बात करें तो हम जो वेक्टर का डिफिनीशन लिखें उसमें लिखें कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मतलब परिमाण हो, जिसमें डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर के एडिशन के रूल को क्या करे, फॉलो करे, पालन करे। तो नॉर्मली इस बात को अभी हम भूल जाए थोड़ा देर के लिए। तो नॉर्मली क्या चीज एसेंशियल है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ साथ वो वेक्टर एडिशन के रूल को क्या करे, फॉलो करे। तो
वेक्टर में मैग्नीट्यूड होती है और क्या होती है, डायरेक्शन, और वो वेक्टर एडिशन के रूल को क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये तो हुआ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीट्यूड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए तो हमारा अगला नेक्स्ट सवाल हो गया कि हाउ टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सदिश के परिमाण को कैसे निरूपित करें। ठीक है, पहले क्या था कि सदिश को कैसे निरूपित करें। तो सदिश को निरूपित करने का हमने तरीका बताया कि इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर लीजिए, उसके ऊपर क्या डालिए, एरो। तो ये सिर्फ पहले यदि इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर ए था तो वो तो सिर्फ ए था, यदि अभी उसके ऊपर ए दिए तो अब वो लेटर ए न है, अब उसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर है। या आप हमने जैसा कि बोला कुछ बुक है, जैसे प्रॉब्लम का बुक है फिजिक्स में, आयरोडॉप, उसमें वेक्टर को कैसा दिखाया जाता है, बोल्ड फेस लेटर से, लेटर को बोल्ड कर दिया जाता है। हम 2 बार 3 बार आप देखे होंगे इस पर चौक चलाए, यानी इसके फेस को क्या कर दिए, बोल्ड। तो ये भी उसको क्या दिखा रहा है, वेक्टर को। और हमारे पास अब समस्या है कि चलिए भाई वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन दोनों, तो ये तो हो गया वेक्टर को। और यदि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना हो तो हम मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो उसके ऊपर मोड लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, मोड। ये था वेक्टर ए, लेकिन अब जब ये हम मोड लगा दिए वेक्टर के दोनों ओर, वेक्टर पर, तब ये वेक्टर ए नहीं है, सिर्फ वेक्टर ए के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। या फिर नॉर्मली दूसरा तरीका है कि आप एरो को क्या कर दें, हटा दें, एरो को क्या कर दे, हटा दे। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये भी क्या है, सदिश ए का परिमाण, और ये भी किस चीज को दिखा रहा है, सदिश ए का परिमाण। तो आप कुछ भी कोई भी तरीका अपना सकते हैं बच्चों। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था कि हम उसके ऊपर एरो लगाते थे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के ऊपर, या दूसरा तरीका था कि हम उस लेटर को बोल्ड कर देते थे। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो हम वेक्टर के ऊपर क्या लगाएं, मोड लगाएं, या एरो को नॉर्मली क्या कर दें, हटा दें। तो ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब सदिश ए का परिमाण, और ये भी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सदिश ए का परिमाण। जैसे हम अभी आपको बताते हैं कि मान लेते एक फोर्स दिया हुआ है, हमारे पास एक फोर्स है वेक्टर फॉर्म में। तो चूंकि ये वेक्टर है तो हम लिखे इस पर 5 न्यूटन ईस्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का। और डायरेक्शन किधर है उसका, ईस्ट, मतलब पूरब की ओर। तो इसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर है, ईस्ट। यदि हमको सिर्फ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना होता तो वो कितना है, 5 न्यूटन। और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है कि हम इस फोर्स पर क्या लगाते, मोड। तो यदि हम मोड लगा दिए तब हम वेक्टर एफ की बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें। या दूसरा तरीका जो हम बोले कि इस एफ की मैग्नीट्यूड लिखनी है तो हम एरो क्या कर देते हैं, तो हम सिंगल एफ। अब ये एफ उसकी सिर्फ क्या बतलाएगी, मैग्नीट्यूड, वो कितनी, 5 न्यूटन। चीजें समझ में आ रही है। अब ये तो था वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, और उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब हम वेक्टर के एडिशन के थ्रू दो वेक्टर के रिजल्टेंट का क्या निकालते हैं,
मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आगे। ये तो था सदिश का रिप्रेजेंटेशन और उसके मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सदिशों का ज्यामितीय निरूपण। इंग्लिश में बात करें तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट हिंदी में बात करें तो रेखा खंड के ऊपर एरो रख के दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? लाइन सेगमेंट के ऊपर, ये था हमारा लाइन सेगमेंट, और उसके ऊपर क्या रख के दिखाते हैं? एरो। जहां लाइन सेगमेंट की लंबाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप ये चीज समझिए कि लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। सवाल उठता है कि हम जो पढ़े वेक्टर का डिफिनीशन या इससे पहले वेक्टर पर बात कर रहे थे, तो आप जानते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। तो जब वेक्टर को ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या रख के? एरो रख के, तो अब सवाल उठता है कि सर इसमें मैग्नीट्यूड कहाँ है, इसमें डायरेक्शन कहाँ है? बोले बच्चों इसमें जो जिस लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो रख के, उसमें ही लाइन सेगमेंट की लंबाई उसकी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। और एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन को। ठीक है, जैसे यहां लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है एवं एरो डायरेक्शन दिखलाती, डायरेक्शन बदलाती है। तो इसमें आ गया ना फिर मैग्नीट्यूड और क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम वेक्टर को किस तरह से दिखाते हैं? एक लाइन सेगमेंट से उसके ऊपर क्या रख के? एरो रख के, जहां लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दिखाती है और एरो क्या दिखलाती है? डायरेक्शन को। आप इस चीज पर गौर कीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहां एक ब्लॉक रखा हुआ और इस पर इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। तो इस तरह से जो फिगर को लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि लूज सेंस में कभी कभी लोग कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इधर जो फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 न्यूटन। और इधर जो फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 10 न्यूटन। इस तरह से दिखाना थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं लग रहा है। यदि फोर्स की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है, इस फोर्स से मैग्नीट्यूड में कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो यकीनन इसका जितना बड़ा लाइन सेगमेंट की लंबाई है, उससे इसकी लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या दिखानी चाहिए हमें? 2 गुनी। क्योंकि लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर की किसको दिखलाती है? मैग्नीट्यूड। तो ये जो भी वेक्टर रहा होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, इधर लग रहा है क्योंकि एरो डायरेक्शन दिखलाती है, और इधर जो 10 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इस वेक्टर से ये वेक्टर क्या है? 2 गुना है। तो हमें लाइन सेगमेंट की लंबाई भी क्या दिखलानी चाहिए? 2 गुनी। ठीक है, हम उसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
और इस तरह से जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का, जिसमें हम लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो रख के दिखाते हैं, जहां लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दिखाती है और एरो डायरेक्शन को, उसमें इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये वेक्टर की इस वाले पोर्शन को बोलते हैं टेल और इसको हेड। पूछ और सर। अब देखिए, मान लेते हैं हम आपको इस चीज को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आसानी से। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिकली, और मान लेते हैं ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वेक्टर ए और बी की डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन सेम है। यहाँ ए और बी की डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों की एरो की डायरेक्शन किधर है? इधर है। लेकिन क्या ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। कैसे पता चला कि ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है? यहाँ तो लिखा हुआ नहीं, बिकॉज इस वेक्टर ए को जिस लाइन सेगमेंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट से वेक्टर बी का लाइन सेगमेंट क्या है? बड़ा है। वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इतना बड़ा लाइन सेगमेंट का यूज किया और वेक्टर बी को इतना, तो यकीनन ए और बी की डायरेक्शन क्या है? सेम है, बट मैग्नीट्यूड ए से बी की मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। तो यहां हम लिख सकते हैं हेयर डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज सेम, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कैसे? डायरेक्शन क्यों सेम है? क्योंकि एरो एक ही डायरेक्शन में दिखला रही है, क्योंकि एरो डायरेक्शन दिखलाती है और दोनों की एरो इस डायरेक्शन में है। और मैग्नीट्यूड ए की क्यों छोटी है? क्योंकि ए के लेंथ सेगमेंट से बी का लेंथ सेगमेंट बड़ा है। इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड कम है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे इस तरह का है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्या ए और बी का डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ए का एरो इधर है, बी का एरो। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। इस बार भी ए के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है, क्योंकि हम बी वेक्टर को जिस लाइन सेगमेंट से दिखा रहे हैं उसकी लंबाई ज्यादा है। और आप पढ़ के आए कि लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर की किस चीज को दिखलाती है? मैग्नीट्यूड को। तो यहां हेयर डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके। तीसरा हम देख रहे हैं इसी चीज को और क्लियर करने के लिए कि ये मान लेते हैं हम वेक्टर ए को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, और वेक्टर बी को इस तरह से। क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ। कैसे पता चला? क्योंकि वेक्टर ए की लाइन सेगमेंट जितनी बड़ी है, वेक्टर बी को भी दिखाने के लिए हमने उतना ही बड़ा लाइन सेगमेंट का क्या किया? इस्तेमाल किया। दिस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सदिश ए और बी का परिमाण क्या होगा? बराबर, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। तो यहां अब हम कुछ हिंदी माध्यम के लिए भी करते हैं। यहां ए और बी की दिशा क्या है? विपरीत है, परंतु ए की मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के क्या है? बराबर है। मतलब ए का परिमाण बी के परिमाण क्या बराबर है। तीसरी बात, मान लेते यहां वेक्टर ए है और यहां वेक्टर बी। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेक्टर। क्या दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है? क्या मैग्नीट्यूड सेम है? यकीनन, बिकॉज वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने जिस लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया उस दोनों की लंबाई क्या है? समान है, और एरो डायरेक्शन को दिखलाती है, तो एरो भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहां ए और बी की
दिशा समान है एवं दोनों का परिमाण भी क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को। कोई दिक्कत? अब हम आप लोगों को ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, अब इस पर सवाल भी आता है कि ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली हम ज्यामितीय रूप से कैसे निरूपित करते हैं एक सदिश को। उसके लिए एक रेखाखंड लेते हैं, उसके ऊपर क्या रख देते हैं, एरो। रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को दर्शाती है और एरो डायरेक्शन को दिखलाती है। और उसके ऊपर हम यहाँ कुछ आपको चीज़ें दिखाए हैं रिप्रेजेंट कर करके कि इस यहाँ जो हम इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम यहाँ क्या रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ चीज़ों को दिखला के हमने उसके बारे में डाटा दिया है यहाँ पर लिखा है, तो आपको समझ में आया होगा कि वहाँ से ही हम सारा कुछ लिखे हैं। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि बी का लाइन सेगमेंट बड़ा है। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि इसका एरो इधर है, इसका इधर है। लेकिन बी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि बी को हमने बड़े लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों की लाइन सेगमेंट की लंबाई सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि इसकी एरो इधर और इसकी एरो उधर है। यहाँ ए और बी की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। क्योंकि मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, क्योंकि लाइन सेगमेंट की लंबाई इक्वल है। और डायरेक्शन क्यों सेम है, बिकॉज द एरो इज इन द सेम डायरेक्शन। दैट्स इट। देखिए अब हम एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि वेक्टर में क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर कब बदल जाएगा, या तो उसकी मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए। आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का हम बहुत सारे जगह यूज करेंगे, चाहे वो वेलोसिटी में चेंज हो या फिर संवेग में चेंज हो। तो चेंज होने के लिए क्या जरूरत है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ड्रेस जो अभी हम पहन के आए हैं उसमें हम जीन्स पहने हुए हैं और टी शर्ट पहने हुए हैं। तो जीन्स को रहने दे और टी शर्ट को हटा के शर्ट बदल ले तो क्या हमारा ड्रेस बदलेगा, बदलेगा? या फिर टी शर्ट को रहने दे, जीन्स को हटा के पायजामा पहन ले, फिर भी हमारा ड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। या फिर जीन्स को भी हटा दिए, पायजामा पहन लिए और टी शर्ट को भी हटा के शर्ट पहन लिए, इस केस में ड्रेस चेंज हुआ। तो ड्रेस चेंज होने के लिए या तो आप टी शर्ट चेंज कर दीजिए या जीन्स चेंज कर दीजिए या दोनों चेंज कर दीजिए। उसी तरह से जब वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर कब चेंज हो जाएगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो। अच्छा, चेंज कब नहीं आएगा वेक्टर में, यदि हम ना तो उसका क्या करें, मैग्नीट्यूड बदले और ना ही डायरेक्शन। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है इस तरह से, वेक्टर है, इसको हम कुछ एंगल से रोटेट कर देंगे तो क्या इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं बदलेगा क्योंकि हम इसी को रोटेट कर रहे हैं। लेकिन क्या डायरेक्शन बदलेगा? हाँ, बदल जाएगा। तो क्या किया जाए इस वेक्टर को जिससे इसका मैग्नीट्यूड ना बदले और ना ही डायरेक्शन बदले? तो उसके लिए यदि हम इस वेक्टर को इसी के समांतर खिसकाएंगे, जैसे अभी इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, हम इसके समांतर खिसकाएं तो क्या डायरेक्शन भी अब भी किधर रहेगा? मान लेते इसके पैरेलल हम इसको स्लाइड करते हैं, स्लाइड माने खिसकाना, इसी के समांतर। तो वेक्टर मान लेते यहां आ गया, क्या यहां आने से इसका मैग्नीट्यूड बदला, क्या डायरेक्शन बदला? और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदला तो इसका मतलब वेक्टर भी नहीं बदला। इसको और खिसका देते, इसको यहां से खिसका के यहां लाए और आगे खिसका देते, यहां ले आए। इतना ही बड़ा लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा हमें। तो क्या मैग्नीट्यूड बदला, डायरेक्शन बदला? नहीं बदला। इसका मतलब वेक्टर नहीं बदला, क्योंकि अभी हमने तुरंत बताया कि वेक्टर के बदलने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए।
लेकिन यदि हम किसी वेक्टर को, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हम इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे, यदि हम किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल प्लेन में स्लाइड करते हैं तो उससे वेक्टर के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, उसमें बदलाव नहीं आता। तो हम चीज को क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, और ये बात आपको दिमाग में गहराई तक उतरने देना है, इतनी गहराई तक कि फिर वहां से निकल ना पाए। तो हम लिखते हैं वही चीज को, ए वेक्टर डज नॉट चेंजेज, ए वेक्टर डज नॉट चेंजेज इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। इटसेल्फ माने क्या होता बालक, खुद। ए वेक्टर डज नॉट चेंजेज, एक वेक्टर नहीं बदलेगा, कब, इफ यदि इट इज, यह स्लाइड माने खिसकाया जाए, पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के समांतर। ठीक है, आप चाहे तो मैं इसे हिंदी में लिख सकता हूं, यदि किसी सदिश को उसके ही समांतर खिसकाया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, आप उसको कुछ एंगल से रोटेट कर दीजिएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगी, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। वही बात हुआ कि जींस ने बदला, टी शर्ट बदल गया, तो वेक्टर बदल गया। लेकिन यदि आप किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के पैरेलल खिसकाते हैं तो उस वेक्टर में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ठीक है, खत्म क्या दीजिए आप, खत्म कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। आज से हमने 11th का लेक्चर शुरू किया है और हमारा पहला टॉपिक है वेक्टर। हमने वेक्टर में आज आपको यहाँ तक आपको पढ़ाया। आशा करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और इस वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको जितना मज़ा आया सोचते हैं कि आपके दोस्त को भी क्या उतना ही मज़ा आए। और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर वो श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद हैं। आप उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद, और हम इसे रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट।